स्वागत है आप सभी का पीसीएस जेम्स पे। मैं हूं विशाल, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पॉलिटी के अगले लेक्चर में। ये फोर्थ लेक्चर है हमारा और इस लेक्चर में हम अगले चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं, जहां हम अब संविधान को बहुत विस्तृत स्वरूप में डिटेल्ड मैनर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब हम संविधान को पढ़ना शुरू करते हैं, जो सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है वो है संविधान का पार्ट वन, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। नोट कीजिएगा, संविधान का पार्ट वन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसके अंतर्गत हम 4 आर्टिकल्स पढ़ेंगे। इट कवर्स आर्टिकल 1 टू 4। पहले से चौथे आर्टिकल तक का जो पार्ट है वो इस पार्ट वन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में आता है। चलें, तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, अपने पहले आर्टिकल से आगाज करने जा रहे हैं। हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? बड़ी फेमस लाइन है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। यहां एक टर्म देखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन क्या होता है भाई? यूनियन देखिए, दो प्रकार के संघ होते हैं। पहला जो संघ है, मैं लिख लेता हूं यहां पर, संघ दो प्रकार के हम पढ़ने जनरली पढ़ते हैं। यहां हमें एक ही प्रकार का पढ़ना है। पहला होता है यूनियन और दूसरा होता है दोस्तों फेडरेशन। अभी के लिए हम यही समझते हैं। एक और होता है कॉन्फेडरेशन, वो हम अभी नहीं समझेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल की चीज है। देश के स्तर पे यूनियन का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां राज्य मिलकर के एक देश बनाते हैं, लेकिन राज्य उस संघ से बाहर अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। यानी कि स्टेट्स हैव नो फ्रीडम टू लीव द यूनियन। ठीक है, वहीं फेडरेशन के अंदर स्टेट्स कैन लीव द फेडरेशन। फेडरेशन वो संघ है जहां स्टेट्स जो है वो लीव कर सकती हैं, छोड़ सकती हैं। ठीक है, हमें इस कंट्री का पार्ट नहीं होना है। फेडरेशन का एग्जांपल है यूएस। यूएस इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। वहीं दूसरी तरफ यूनियन का एग्जांपल है हमारा भारत। इन पॉइंट्स को नोट कीजिए।
India, that is Bharat, is a union of states. India, that is Bharat, is a union of states. चलिए, एक फेमस स्टेटमेंट है, आर्टिकल 1 से ही रिलेटेड है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया था ये स्टेटमेंट, लिख लीजिएगा। इंडिया इज एन indestructible union of destructible states, अर्थात इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल संघ है, इसको मिटाया नहीं जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इसके राज्य जो इसे बनाते हैं उन्हें खत्म किया जा सकता है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है, हेडिंग डाल लीजिए, आर्टिकल 2। इस पॉइंट को नोट कीजिए और हेडिंग डालिएगा। आर्टिकल 2 कहता है, किस बारे में बात करता है आर्टिकल 2? एडमिशन ऑफ एक्सटर्नल टेरिटरी, एडमिशन ऑफ एक्सटर्नल टेरिटरी एज अ स्टेट। किसी बाहरी टेरिटरी को हम अपने देश में लेकर आ रहे हैं एज अ स्टेट, एज अ राज्य। समझ में आ रहा है? देश की बाहर की कोई टेरिटरी है जिसको हमने भारत में राज्य के तौर पे मिला लिया। उदाहरण के तौर पे सिक्किम। ठीक है, सिक्किम 35वें संविधान संशोधन 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत भारत का अंडर 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट बिकेम एन एसोसिएट स्टेट। टेम्पोरेरी बेसिस पे ये एक राज्य बना हमारे देश का 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और एक पूर्ण राज्य, एक कंप्लीट स्टेट या परमानेंट स्टेट ये बनता है 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इट बिकेम अ परमानेंट और कंप्लीट स्टेट। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए। अब हमने ये देख लिया कि आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है। बात करेंगे अपने आर्टिकल नंबर 3 के बारे में। नोट डाउन कर लीजिएगा, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जिस बारे में चर्चा करता है वो क्या है कि भारत के अंदर ही जो राज्य हैं उनमें परिवर्तन करना। एक राज्य का नाम बदल सकते हैं,
उसकी बाउंड्रीज को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके दूसरे राज्यों की कंपैरिजन में उसकी बाउंड्रीज को एडजस्ट किया जा सकता है, उसके एरिया में बढ़ोतरी की जा सकती है, एरिया घटाया जा सकता है, एक राज्य को तोड़कर कई राज्य बनाए जा सकते हैं और कई राज्यों को जोड़ करके एक राज्य भी बनाया जा सकता है। ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 3 में। ठीक है, इट मेंशंस द below given alterations in the state or states of India। क्या क्या? A state may have first change in its name, second increment in the area, third decrement in the area में बढ़ोतरी और घटौती, इट में हैव, और इसमें क्या क्या हो सकता है? ब्रेकिंग अ स्टेट इनटू मल्टीपल स्टेट्स और adding two or more states to form one। Last, alteration in the boundary with respect to other states। बात समझ में आई आप लोगों को? पहले में हम लोगों ने नाम चेंज करने की बात की है, दूसरे में एरिया बढ़ाया है, फिर एरिया घटाया है, फिर हमने बात की है एक राज्य को कई राज्यों में तोड़कर अलग अलग राज्य बनाना, कई राज्यों को जोड़ करके एक राज्य बनाना, और देन हमने बात की है बाउंड्री में परिवर्तन करना विद रेस्पेक्ट टू अदर स्टेट्स। इसे नोट डाउन कीजिए। अब आर्टिकल नंबर 3 जो है, कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, भाई आर्टिकल नंबर 3 ने जो बात बोली गई है कि इसमें ये परिवर्तन किए जा सकते हैं, क्या ये परिवर्तन करने की स्वायत्तता राज्यों के पास में है? क्या वो अपना खुद का नाम, एरिया ये सब बदल सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। राज्यों के इनमें से कोई भी परिवर्तन जो मैंने आपको बताया, ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो राज्यों में कर सकता है। हाँ, लेकिन वो राज्यों से उनकी राय ले सकता है, उनका कंसर्न ले सकता है। हाउएवर, राज्यों का कंसर्न पॉजिटिव या नेगेटिव हो, वो चाहें या ना भी चाहें, फिर भी पार्लियामेंट के पास में एक कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो अपने मनमर्जी के हिसाब से डिसीजन ले सकता है। हाँ, अगर उनके कंसर्न में राज्यों द्वारा दिए गए तर्क में कोई अच्छी बात होगी, कंसीडर करने वाली बात होगी, तो पार्लियामेंट कंसीडर कर भी सकता है। अदरवाइज बाध्यता नहीं है कि राज्यों ने अगर कहा कि नहीं, नाम नहीं बदलना चाहिए, तो पार्लियामेंट नहीं बदलेगा, वो चाहेगा तो बदल देगा। ठीक है, नोट करके लिखेंगे।
all of the above, all of the above alterations are made by the parliament via पासिंग ए बिल। एक बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा इसके लिए। पार्लियामेंट टेक्स द कंसर्न ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट which is not binding to the parliament। बात समझ में आई? पार्लियामेंट जो है जिस राज्य का नाम परिवर्तित कर रहा है, उसका एरिया परिवर्तित कर रहा है एटसेट्रा, उसका कंसर्न ले सकता है, लेकिन ये बाध्यता नहीं है कि उसका कंसर्न जो है वो पार्लियामेंट मानेगा ही मानेगा। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ये नोट कीजिए, मैं फिर मिटाकर आगे लिखता हूं। आगे की बात ये कह रही है भाई, आगे की बात ये बोलती है आर्टिकल 3 में सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया। सुप्रीम कोर्ट, एक केस मैंने आपको पढ़ाया था, बेरूबारी केस प्रियम्बल में। इसी केस के दौरान, बेरूबारी केस के दौरान एक सुप्रीम कोर्ट का बयान आया कि अगर कोई टेरिटरी भारत में मिलाई जा रही है, आर्टिकल 2 टेरिटरी भारत में मिलाई जा रही है, तो वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ मिला लो। लेकिन अगर कोई टेरिटरी भारत से बाहर किसी दूसरे देश को ट्रांसफर की जा रही है, उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। एडिंग अ टेरिटरी टू द यूनियन requires सिंपल मेजॉरिटी, जबकि ट्रांसफरिंग a territory from union to other nation requires special majority। इसमें कुछ ऐसा था कि जो बेरूबारी रीजन था बंगाल का, वो बांग्लादेश के हक में चला गया था। तो जितना आसानी से वो चला गया था उतना आसानी से जाना नहीं चाहिए था। इसीलिए एक कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने जताया कि हमारी कोई भी टेरिटरी किसी दूसरे देश में जाती है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि कुछ भी लेना है, कोई टेरिटरी हमारे पास आ रही है, वो तो अच्छी बात है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ उसको ले लो। अब सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है सभा में मौजूद जो लोग हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनका 50% प्लस वन, अगर इतने लोग पक्ष में वोट करते हैं तो वो चीज मान ली जाएगी। 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जबकि स्पेशल मेजॉरिटी में ये जो कंडीशन है ये हो जाती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3। ठीक है। और स्पेशल मेजॉरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमें आर्टिकल 368 में देखने को मिलता है। ठीक है। यानी कि आर्टिकल 3 में भी अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो सिंपल मेजॉरिटी का पार्ट होना चाहिए, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी का। ठीक है। ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे।
आर्टिकल 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम रुख कर रहे हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 4 की तरफ, विच इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 4 क्या कहता है भाई? ठीक है, नोट डाउन कीजिए। वही बात आर्टिकल 4 में बताई गई है कि क्या कहता है आर्टिकल 4? एनी अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट या संशोधन, कोई भी संशोधन मेड इन, अगर किया जाता है, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 should be done as per simple majority, as per simple majority। यानी कि वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर हम कोई टेरिटरी भारत में लेकर के आ रहे हैं या हम भारत की ही किसी राज्य में कुछ कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो सभी सिंपल मेजॉरिटी यानी कि 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। दिस इज आर्टिकल नंबर 4। अब यहाँ पार्ट 1 के चारों आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए। संविधान के शुरुआती आर्टिकल्स जो हैं 4, वो हमने कवर कर लिए। इसके बाद अब हम देखेंगे एक ऐसा मुद्दा जो संघ और उसके राज्यों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, इसको नोट कर लिया हो तो मैं साफ कर ही दे रहा हूं। उस मुद्दे को जरा पढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में कैसे कैसे राज्यों का निर्माण हुआ, किस किस आधार पे हुआ। इंडिपेंडेंस से पहले भारत में, इंडिया में देयर वर कितने ब्रिटिश प्रोविंसेस थे? 9। और कितने रियासतें थी, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स कितने थे? 552 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, छोटी छोटी कई सारी रियासतें भारत में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, जब हम आजाद हुए तो इन रियासतों में से 549 प्रिंसली स्टेट्स जो थी, उन्होंने अपने आप ये कहा कि हम भारत का हिस्सा बन करके रहेंगे, एक्सेप्टेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन इनमें से 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया कि हम इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे, रिफ्यूज्ड टू डू सो। वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी? कश्मीर, जूनागढ़ which is in Gujarat, and the third one was Hyderabad। हैदराबाद। ठीक है, अब चूंकि हमारे जो होम मिनिस्टर थे वो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई कि इन 3 रियासतों को भी मैं भारत में मिला लूंगा,
क्योंकि भारत में अगर इन्हें नहीं मिलाया गया तो हो सकता है आगे और भी रियासतें भारत को छोड़ने की कोशिश करें, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, जिससे ये देश खोखला हो जाएगा। ठीक है? तो इसी पॉइंट को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके माध्यम से हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। हैदराबाद वाज एडेड टू इंडिया। सेम ईयर में जनमत संग्रह, पब्लिक रेफरेंडम के माध्यम से जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ was also added। और 1947 में कश्मीर को भी ऐड कर लिया गया। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए भाई। अब इतना करने के बाद में हमने भारत को पूरी तरीके से यूनाइट करके रख दिया। मतलब पटेल साहब ने बहुत अच्छा काम किया। पूरा भारत अब यूनाइट हो चुका था। कोई भी रियासत या कोई भी टेरिटरी अब भारत के बाहर नहीं थी। ठीक है, अब अगली जो प्रॉब्लम इसके बाद हमारे सामने आती है वो ये है कि भारत में जितनी भी टेरिटरीज थी, सबसे पहले मैं आपको तो ये बता देता हूँ कि आज़ादी के बाद ये हम लोगों ने भारत की टेरिटरीज को किन पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें कितनी कितनी स्टेट्स आती थी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, वो हम समझेंगे, जो कि फिर से भारत की अखंडता और यूनिटी के ऊपर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसको कैसे टैकल किया वो भी देखेंगे। तो अब हमने देखा, हम आज़ाद हो गए और ये सभी टेरिटरीज को हमने आज़ाद भारत का पार्ट बना दिया। राइट। इंडिया, अब इंडिया के अंदर आज़ादी के बाद हमने इसकी जो स्टेट्स थे, इसकी जो राज्य थे, उनको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। कैटेगरी ए, बी, सी और डी। कैटेगरी ए में सीधे सीधे वो प्रोविंसेस आते थे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश प्रांत के थे। ठीक है, उन्हें हमने एज इट इज ले लिया, ब्रिटिश प्रोविंसेस, या लिखेंगे अर्लियर ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो कि कितने थे? 9। दूसरे नंबर पे प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करके 8 प्रिंसली स्टेट्स को फाइनली ऐड किया गया। तो कितनी रियासतें ऐड की गई? इतनी। फिर आती हैं कमिश्नरीज, जिन्हें चीफ कमिश्नर्स लीड किया करते थे। कमिश्नरीज, 10 कमिश्नरीज थी। और लास्ट में था टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भारत के भूभाग को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा। अब दोस्तों, जो अगली चीज हमें देखनी है वो ये है कि अब अगली प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने वाला था, वो क्या प्रॉब्लम आई जिससे कि हमें फिर दोबारा से अखंडता और
यूनिटी की इशू हमारे देश में आने लगी। वो इशू ये था, चूंकि हमारा देश कई सारे कल्चर्स और लैंग्वेजेस का एक बहुत संकलन है, बहुत कॉम्प्लेक्स कल्चर्स हमारे देश में, कई सारे कल्चर्स हैं, कई सारी लैंग्वेजेस हैं। तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने भाषाई आधार पर एक अलग स्टेट होने की डिमांड शुरू कर दी कि भाई हमारी पर्टिकुलर भाषा है, हमारा हमारी जैसी भाषा बोलने वाले लोगों का एक राज्य होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये डिमांड्स शुरू हुई गवर्नमेंट की और जब लोगों ने सड़कों पे उतरना शुरू किया, तब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये इशू थोड़ा सा सीरियस है, इससे संबंधित हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी और निर्णय लेना पड़ेगा। एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले एक कमीशन बनाई गई, एस के धर कमीशन 1948, और इससे पूछा गया, क्या भाषाई आधार पर भारत को अलग अलग राज्यों में विभाजित किया जा सकता है? कैन बी डिवाइड इंडिया इनटू वेरियस स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? एस के धर कमीशन की रिपोर्ट आई 1948 में, जिसमें यह बोला गया, नो डिवीजन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि देश को हम भाषाई आधार पर विभाजित नहीं कर सकते, राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर नहीं हो सकता। ठीक है ना? दैट इज नो स्टेट फॉर्मेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज। यार, ये तो बहुत इशू हो गया फिर। अच्छा, और उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने ये बताया कि भाई इस रिपोर्ट का दूसरा पहलू ये है कि हाँ, हम राज्यों का निर्माण प्रशासनिक आधार पर जरूर कर सकते हैं। कैन फॉर्म स्टेट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। ये इसकी रिपोर्ट थी। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछेगा, एस के धर कमीशन की इनमें से निम्नलिखित में से कौन कौन सी सुझाव, कौन कौन से रिकमेंडेशंस रहे? तो एक तो प्रशासनिक आधार पर राज्यों के निर्माण की बात इन्होंने की। दूसरा, इन्होंने कहा कि भैया राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पे नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके बाद दूसरी कमिटी बनती है जेवीपी कमिटी। जेवीपी कमिटी बनती है 1948 में। जेवीपी की फुल फॉर्म क्या हुई? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India, Vallabh Bhai Patel was the Home Minister, and Pattabhi Siddharamaiah was the head of the Congress. अब इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 1949 में, और उस रिपोर्ट में इन्होंने वही बात बोली कि भैया भाषाई आधार पे राज्यों का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। नो स्टेट फॉर्मेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट करें। अब हमने क्या किया, जब जैसे ही जेवीपी कमेटी की अपनी रिपोर्ट आती है, उसके बाद सन 1952 में एक दुर्घटना होती है। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति, जो भाषाई आधार पर राज्य बनाने के चक्कर में, इसकी डिमांड के चक्कर में धरने पर बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। श्री
पट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी। हंगर स्ट्राइक कर दी किस लिए? भाषाई आधार पे इन्हें राज्य चाहिए था। और हुआ क्या कि 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर 56 days ही डाइड। इनकी मृत्यु के तुरंत बाद दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आ जाता है, और उस प्रेशर के चलते गवर्नमेंट को अल्टीमेटली 1 अक्टूबर सन 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ता है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश was formed on this date was formed based on Telugu language। बात समझ में आई? अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन होता है, दुनिया भर की प्रेशर कब और भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आने लगते हैं। भाई हम पंजाबी बोलते हैं, हम मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, हमारा भी स्टेट फॉर्मेशन करो फिर, अगर इतना ही कर रहे हो तो इस प्रेशर में आकर के गवर्नमेंट फिर एक कमीशन का गठन करती है, जिसे हम बोलते हैं फजल अली आयोग। तीसरा आयोग बनता है फजल अली कमीशन। और फजल अली कमीशन की जो मेंबर्स होते हैं, एक तो फजल अली खुद होते हैं, एक होते हैं हृदय नाथ कुंजरू, HN कुंजरू, और एक होते हैं KM पणिक्कर। KM पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली। इस कमीशन का गठन होता है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953, और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1955 में। इतना फटाफट नोट कीजिए, मैं आगे लिख रहा हूं। 1955 में जब ये रिपोर्ट सबमिट करती है, उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि स्टेट्स कैन बी फॉर्म्ड based on states can be formed based on language and administrative parameter, both, दोनों ही पैरामीटर्स को साथ लेकर ही राज्य का निर्माण हो सकता है, लैंग्वेज और एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके साथ में ये डिसाइड होता है कि भाषा और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेते हुए हम राज्यों का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर आता है, चूंकि राज्यों का निर्माण हो रहा है तो पुराने जो राज्य थे उनका रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, पुनर्गठन करना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, नोट डाउन कीजिए।
और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 7वां संविधान संशोधन होता है और 14 राज्य व 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन होता है। 14 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरीज, और ये लागू होता है 1 नवंबर 1956 से। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में राज्यों का निर्माण हुआ। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जनरली आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ये 5 राज्य हैं या 4 राज्य हैं, इनको सही सीक्वेंस में लगाएं इनके एस्टैब्लिशमेंट को लेकर, कब कौन सा राज्य एस्टैब्लिश हुआ, सही सीक्वेंस में लगाएं। तो इसके लिए एक ट्रिक मेरे टीचर हैं करण सर, उन्होंने मुझे सिखाया था, आप भी सीखिए। सभी राज्यों को लेकर के मैं बता दूंगा और जनरली आप उससे बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो। इसके तर्क पे, अर्थ पे नहीं जाएंगे, बस आप इसको इंटरेस्टिंग समझ करके याद कर लीजिए। आपका 50% से ज्यादा कम हो गया। बस उसके बाद में आपको सिंपली ये नोट करता जाना है। क्या आ का मतलब आंध्र प्रदेश, म का मतलब महाराष्ट्र, गु का मतलब गुजरात, ना का मतलब नागालैंड, ह का मतलब हरियाणा, है का मतलब हिमाचल प्रदेश, मैं का मतलब मेघालय, म का मतलब मणिपुर, तू का मतलब त्रिपुरा, सी का मतलब सिक्किम, गा का मतलब गोवा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, और इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक याद रखेंगे। छाता उठाओ झरना तले जाओ, छाता उठाओ झरना तले जाओ। इसका मतलब क्या है? छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड, झ से झारखंड, त से तेलंगाना। इनकी डेट्स आपको पता होंगी। छत्तीसगढ़
1 नवंबर सन 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000, झारखंड 15 नवंबर सन 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। इन सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको अपने नोट्स में लिख लीजिए। ये बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए। आपसे सीक्वेंस अरेंज करने के लिए पूछ लेगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा ये जो टॉपिक था पार्ट 1 का, आर्टिकल 1 से 4, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसकी इंपॉर्टेंट छोटी सी कहानी, राज्यों के निर्माण की और संबंधित फैक्ट्स, ये सभी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन इससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम है। इन फैक्ट्स को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बसा लीजिए, पेपर यहीं से आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां हम चर्चा कर रहे होंगे पार्ट 2 सिटीजनशिप के ऊपर। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।